नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है रेनू, जिन्होंने डीयूईटी में 29 रैंक अचीव करी है और इन्होंने एमडीयू में अपनी फर्स्ट रैंक है और इनका आईआईटी जेएम भी क्वालिफाइड है। तो सी इज ए वेरी टैलेंटेड गर्ल। अपन उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही थी और कैसे इन्होंने अपने जो आउटपुट थे वो कैसे इन्होंने इनपुट के साथ मैनेज करा, टाइम मैनेजमेंट, जो भी इनकी स्ट्रेटजी रही थी वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले रेनू, आपका स्वागत है। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक यू सर, जो आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। मुझे सच में नहीं लगा था कि मैं इतनी अचीवमेंट हासिल करने के बाद आपसे ऐसे इंटरव्यू पे बात करूंगी। मैं आपके लेक्चर्स देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपने जितनी मेरी हेल्प की ना, शायद इतनी तो मेरी हेल्प मेरी प्रिपरेशन के दौरान भी नहीं हुई थी जितनी मेरी लास्ट मोमेंट पे आपने हेल्प की थी। आपने मुझे पर्सनली भी सपोर्ट किया और प्रोफेशनली भी, जैसे कि आपके वीडियो लेक्चर्स वगैरह, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ कि माय नेम इज रेनू वशिष्ठ and I completed my 12th from CBSE board with non-medical stream and with 92% marks. After that, I take admission in BSc non-medical। और मैंने अपने फाइनल के दौरान जो है आईआईटी जेम के बारे में सुना था थोड़ा सा। तो मैंने लास्ट के जो 6-7 मंथ होते हैं उनमें उसकी प्रिपरेशन की, आईआईटी जेम की। मेरा फरवरी में एग्जाम हुआ, लेकिन उसकी जो रैंक आई थी वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि मैंने जितनी पढ़ाई की थी उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक नहीं आई थी। हो सकता है कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको रिजल्ट भी मिले। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर भी मेरा बीच में क्या हो गया था कि आईआईटी जेम का एग्जाम देने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो मेरा मोटिवेशन बिल्कुल ही ब्रेक हो गया था, मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ही मन उठ गया था कि अब तो मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल भी कोई भी एंट्रेंस नहीं देने वाले। फिर भी मेरे को जो है एक तरीके से घर वालों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि हाँ भाई तेरे को डीयू देना चाहिए। या फिर हमारी जो खुद की यूनिवर्सिटी थी उसमें भी एंट्रेंस कंडक्ट होने लगा था, क्योंकि उसमें भी बिना एंट्रेंस एडमिशन नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ कि डीयू का जैसे ही एंट्रेंस आया, मैंने उसके फॉर्म भरा, तो मेरे को दोबारा से सब कुछ प्रिपेयर करना था। यानी कि एक तरीके से अगर मैंने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मुझे सब सारे को रिवाइज करना था। तो अब वो कैसे करें, क्योंकि अगर बीच में हम छोड़ देते हैं 1-2 मंथ अपनी पढ़ाई को तो दोबारा से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमें कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन आपके चैनल पे विजिट किया और मैंने कुछ एक प्रीवियस ईयर देखे। अब जैसे बेस तो मेरा बना हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, आपके चैनल से उसको एडवांस करने की कोशिश की। फिर मैंने प्रीवियस ईयर लगाए, आपकी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी देखी, उनके नोट्स बनाए। और आप यकीन नहीं करोगे, डीयू के एंट्रेंस में मोस्टली क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके मेरे को मतलब निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनके डायरेक्ट मेरे को ऑप्शन याद थे। हाँ जैसे सर, ऐसे डीयूटी बिल्कुल। 21 वाला पेपर में ऐसे ही था कि 20 वाले क्वेश्चन रिपीट है बहुत सारे, तो कॉन्सेप्ट भी हाँ रिपीट है। सर, ऐसा ही हुआ था। हाँ ऐसा ही हुआ था। और ये नंबर जो है, ये क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, तो हमें केवल उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए जितना आता कि है। हमें आता है, यानी कि जितना भी हमने मास्टर कर रखा है। और मेरा पॉइंट ये है सर कि हम हमारे कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो क्या होता है कि डीयू का सिलेबस देखा मैंने। उसमें देखा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं करने की कोशिश की। मैंने उन उन टॉपिक्स को किया जो पहले मुझे आते थे, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपने ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीपीडी, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, ये क्या होती है आपने पहले भी पढ़े हुए होते हैं। तो अगर आपने पहले पढ़े हुए होते हैं, एटलीस्ट उनका बेसिक तो आपने किया ही होता है। फिर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, बस आपको उनका एडवांस करना है और पेपर में जाके उनको अटेम्प्ट करना है। तो केवल अगर आप वो भी पोर्शन कर लेते हैं ना, तो भी आपका डीयू का बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। तो ये तो मेरा कुछ, अभी मैं करंटली एमएससी में पढ़ रही हूँ एमडीयू यूनिवर्सिटी में। डीयू में मैं एडमिशन नहीं ले पाई थी बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल रीजन। और मेरी AIR 29 आई थी। डीयू का रिजल्ट जो है वो दिसंबर में आया था। आई थिंक 10-11 दिसंबर को अपलोड हुई थी लिस्ट, मेरे को पक्का याद नहीं है, लेकिन इतनी कोई हुई थी। तब मैंने देखा था, मुझे रामजस कॉलेज मिल रहा था, लेकिन हो गई थी सर कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं वहां एडमिशन नहीं ले पाई और मुझे यहीं एडमिशन लेना पड़ा। और ये तो था मेरा कुछ बैकग्राउंड। जैसे और कि अब सर तो आप और कुछ। जैसे सेंट स्टीफन का भी तुमने अप्लाई किया, तो उसका इंटरव्यू भी दिया था क्या आपने सेंट स्टीफन का? हाँ सर, मैंने सेंट स्टीफन का अप्लाई किया था और मैंने उसका इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन मेरा उसमें जो लास्ट की जो लिस्ट आती है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, लेकिन उनकी जो लास्ट की जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होती है, वो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होती है जिनकी मेरिट ज्यादा आई हुई होती है। जैसे कि जिनके जो
टॉप के बच्चे होते हैं ना, टॉप के 10 बच्चे होते हैं लाइक जिनके 139 मार्क्स हैं, 128 मार्क्स हैं, मतलब वो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस में। तो ऐसे करके फिर मेरे मार्क्स क्या थे, जब मैंने आंसर की मिलाई थी तो उसमें तो मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे थे, यानी कि 93 मार्क्स वहां बन रहे थे, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो उसमें 5 मार्क्स मेरे, यस सर, उसमें तो कट जो हो गए स्टूडेंट थे कुछ सेंट एक स्टीफन के मार्क्स। लिए हैं, वो भी रेनू से पूछ सकते हैं। उनको कईयों के बहुत सारे डाउट है कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या हाँ जी। प्रोसेस है, तो वो कमेंट के थ्रू पूछेंगे तो आपको रेनू रिप्लाई कर देंगे। अब इनसे पूछेंगे कि जैसे आप तैयारी कर रहे थे, हाँ तो सबसे बिल्कुल। पहले आपने ऐसे क्या सिस्टम बनाया कि कौन से टॉपिक थ्योरी पढ़ी या सीधे क्वेश्चंस पे गए, क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी, स्टार्टिंग कैसे रही थी? सर मेरी स्टार्टिंग ऐसे रही थी, जैसे कि आईआईटी जैम के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो मैंने थ्योरी की थी, उनके नोट्स बनाए थे, क्लासेस देखी थी, और कुछ 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 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चंस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। टेस्ट मैंने बाद में लगाए थे। सबसे पहले मैंने जो जो कॉन्सेप्ट रहते थे उनके नोट्स बनाए, उनके कुछ जो बिल्कुल सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने उनसे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने एडवांस पे गई। फिर मैं थोड़े बहुत टेस्ट देती थी, क्विज देती थी, जैसे कि 10 क्वेश्चंस का क्विज हो गया। फिर धीरे धीरे हमारे टेस्ट इंक्रीज होने लगे थे, फिर मैं फुल टेस्ट देने लगी थी, यानी कि आईआईटी जैम के भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। लेकिन वही बात है जो मैंने आपको बताया कि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी, बट रिजल्ट मेरा सेटिस्फैक्टरी नहीं था। आपको डीयू में हेल्प दैट्स मिल वाई, गई? लेकिन यस सर, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की हुई, मेरा पूरा का पूरा बेस मेरा काम आ गया डीयू में। डीयू में मुझे थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। जब मैंने डीयू का कर रही थी तो उसमें मुझे सिर्फ, मैंने सिलेबस देखा कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने कर रखे हैं। अब मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर देखने थे, उनका लेवल देखना था कि वो किस लेवल के क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर जैसे मैं बता रही हूँ सर, आपकी वीडियो ने मेरी बहुत हेल्प की थी। वहां से मेरे कुछ जो कॉन्सेप्ट रहते भी थे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे सभी कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं, मेरे क्या कुछ एक ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना भी रहते जरूरी थे है? वो भी, हाँ सर, वो भी मैंने कंप्लीट किए। फिर कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए थे सर बुक में से, लेकिन ज्यादा बुक मैंने नहीं रीड की, क्योंकि हमारे क्या होता था कि उस टाइम पे मैं फाइनल ईयर में चल रही थी, तो हमारा ग्रेजुएशन का भी काम था। तो मेरे को जितने भी घंटे मिलते थे 3 या 4 घंटे ही मैंने दिए सर डेली। बट एक चीज मैंने रखी जो कि कंसिस्टेंसी, जो कि हर एक चीज में काम आती है। वैसे भी आपको पता है कि डीयूटी के एग्जाम के लिए ज्यादा इतना टाइम भी नहीं रहता, मंथ 2 मंथ ही रहते हैं, तो आपको अगर पहले का पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस सर। से भी इजीली कर सकते हो। और जैसे कि एक ही जी बात, सर। और आपने डीयू का पेपर दिया था तो उस टाइम जैसे क्वेश्चन का पैटर्न था वो पीछे से थोड़ा सा चेंज हो गया था, स्टेटमेंट सजेशन, हाँ तो सर आपको उस टाइम बिल्कुल। पे कैसा था, कैसे कवर करा आपने वो सब? सर मेरे को है ना बिल्कुल भी अजीब सा फील नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने क्या है कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, और कॉन्सेप्ट पढ़ कंसेप्ट थे वो के तो सेम ही सबसे थे। पहले तो मैंने कौन, हाँ हाँ सर, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया था, लेकिन उसके बिहाफ पे मैंने एडवांस क्वेश्चन भी लगा रखे थे। तो मेरे को ज्यादा अजीब, मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये बिल्कुल ही सिलेबस से बाहर है या मुझे नहीं आता, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ के गई थी मैंने उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और उसमें से मेरी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रही। मैं लाइक पूरे 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आई थी, हालांकि मेरे नेगेटिव में कटे थे, लेकिन मेरे सर मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे बस। और बाकी 28 to 29 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल करेक्ट हुए थे, जिनके मार्क्स मुझे मिल रहे हैं। तो ये आपने लगभग था, मैंने 35 प्लस ऐसे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 35 37 के राउंड आपने अटेम्प्ट करे थे। हाँ हाँ सर, हाँ सर, इतने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से क्योंकि मेरे आपने कट ऑफ देखा आई होगा थिंक तो लगभग 20 22 क्वेश्चन के अगर मार्क्स ऐड होते हैं तो आपका इजीली होता था, तो आपकी 29 रैंक है, तो मतलब आपको प्लस पॉइंट ही रहा। हाँ सर, तो इसकी प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी मुझे, बहुत अच्छा लगा था, मेरा ड्यू क्लियर हो गया। बट जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एडमिशन नहीं ले पाई, बट डोंट वरी, मैं अभी भी नेट की नहीं कर प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। तो आपने जैसे लास्ट में जैसे रिवीजन कैसे करा, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपको, कि जैसे अभी फॉर्म चल रहे हैं तो उस टाइम पे भी फॉर्म चल रहे थे, तो ऐसा था ना एग्जाम अब होगा, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिला था, पर लास्ट में रिवीजन और थोड़ा ऐसे जितना पढ़ा है उसको कवर करना भी जरूरी था, तो वो कैसे करा आपने? हाँ सर, ये मैंने ऐसे किया कुछ, जैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे स्टार्टिंग में सर सुबह इतना जल्दी तो मुझसे उठा नहीं जाता, तो मैं 6 बजे उठती थी, और उठते ही सबसे पहले 1 घंटा या 2 घंटा तो मैं प्रैक्टिस करती थी, मतलब जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट मैंने किया है, आधा घंटा या 1 घंटा उसका रिवीजन करती थी, और उसके बाद 1 घंटा मैं क्वेश्चन लगाती थी। जब मेरे 2 घंटे पूरे हो जाते थे स्टडी के, उसके बाद ही मैं कुछ करती थी मॉर्निंग में उठ के। तो ये मेरा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी सर, कॉलेज की भी, तो कॉलेज में जाने का प्रेशर नहीं था, हमें सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करनी होती थी।
तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले 2 घंटे तो मैं रिवीजन करती थी और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती थी, और उसके बाद हमारी कॉलेज की क्लासेस चलती थी ऑनलाइन, दोपहर तक वो रहती थी। फिर उसके बाद कॉलेज का काम सारा निपटा के उसके बाद मैं दोबारा से डीयू के लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और डीयू की जो मुझे क्लासेस देखनी होती थी प्रीवियस ईयर की, वो मैं डेली देखती थी, चाहे मुझे 1 क्लास देखनी होती, चाहे मुझे 2 क्लास देखनी होती। और बीच बीच में जिस दिन हमारी जो हॉलीडे होती थी उस दिन मैं टेस्ट लगाती थी, मोस्टली संडे जो होते हैं। तो मैंने लास्ट के टाइम पे टेस्ट दिए थे, लास्ट के 2 मंथ मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से डीयू। बीच में मैं बता रही हूँ आपको, मेरा 1 मंथ बिल्कुल ही स्टडी जैम के रिजल्ट की वजह से मुझे ऐसा हो गया था कि अब मुझे कोई एंट्रेंस नहीं देना है, तो मेरा 1 मंथ बिल्कुल खराब चला गया था बीच में। लेकिन फिर मैंने आपके चैनल पे विजिट करने के बाद मुझे दोबारा से थोड़ा सा हौसला मिला, और मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे एटलीस्ट एक बार दे तो देना चाहिए, क्या पता हो ना हो कोई नहीं, लेकिन मुझे देना चाहिए। तो आपका अकॉर्डिंग मैंने जैसे दिया कुछ ऐसे सर। कि जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ थिंग्स होगी जो आपको लगता है कि इनको अवॉइड करना चाहिए, तो वो क्या है जो आप लगता है कि हर जो तैयारी करने वाले हैं उनको अवॉइड कर देनी चाहिए कि इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें जो आपको लगी हो? हाँ सर, कुछ मैं टिप्स देना चाहूंगी अपनी तरफ से, अगर आप सभी मानेंगे तो। और कुछ मेरी ट्रिक्स थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं और टाइम सबको पता है कम ही मिलता है, क्योंकि आप फाइनल ईयर के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपको ड्रॉप करना नहीं होता। आप ये चाहते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री होते ही हमें मास्टर डिग्री में एडमिशन मिल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करें, लेकिन जितना भी करें उसको मास्टर करें। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर लगाए, उसके फॉर्मूले रिवाइज करें। एक एक सेकंड टिप मेरी ये है कि आपको फॉर्मूला रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे होते अमेरिकन हैं के जो कि क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला भी पे आते हैं। जाते हैं। अमेरिकन के तो सारे क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड हाँ आए हैं। सर। हाँ, तो मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमें कॉन्सेप्ट जानने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर हमें अच्छे से फॉर्मूला आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही क्या होता है कि हमें स्टिकी नोट्स वगैरह या फिर कोई भी जहाँ हमारा स्टडी टेबल है वहां पर हमें अपने फॉर्मूलाज लिख के अपने सामने रख लेने चाहिए, जिससे हम बार बार देखें तो वो हमारे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जैसे कि हमने बचपन में क्या कहते हैं, टेबल याद की थी, अभी तक हमें याद है। क्यों याद है? वो इसीलिए याद है क्योंकि हम उसको बार बार में रिवाइज करते रहते हैं, खाली समय होते तभी भी हम उसको ऐसे रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब फॉर्मूले हमारे सामने रहेंगे ना, तो वो आपको पेपर के लिए नहीं, वो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, अगर आपको आगे लाइफ में जाके टीचर बनना है तो। ये 2 टिप्स थी, और थर्ड ये था कि आपको रेगुलरिटी दिखानी है, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है किसी भी चीज में। अगर आप कंसिस्टेंसी शो करते हैं तो 100% वो चीज आपको रिजल्ट देती है। ये नहीं है कि आज मैंने एक क्लास देख ली और उसके 2-3 दिन बाद आप एक क्लास फिर देख रहे हो, तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। और एक लास्ट टिप मैं ये देना चाहूंगी कि आप ग्रुप डिस्कशन करें। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें या फिर किसी भी टीचर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मैंने सर का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा था। और क्या होता है कि जब आप अपने लेवल के बच्चों में कॉम्पीट करते हैं ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मेरा लास्ट टिप यही है कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, चाहे आपके पास 30 मिनट हो देने को या फिर आपके पास 1 घंटा हो देने को, लेकिन आपको ये डेली करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्या होती है, एक तो आपको ये पता चलता है कि आपके साथ साथ कितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड, आपको ये पता चलता है कि आप लाइक मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ डाउट रह जाते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट के दौरान वो डाउट नहीं क्लियर नहीं होते, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना, तब वो डाउट क्लियर हो जाता है। तो ऐसा डिस्कशन हमें करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी सर मेरी ओर डिस्कशन का से। ये भी है ना, कुछ क्वेश्चन आपने किसी अप्रोच से करा हो, दूसरे ने कोई और अप्रोच से करा हो, तो आपको नया चीज जानने को भी मिलेगी। तो हाँ। दोनों के अकॉर्डिंग हाँ डिस्कशन भी सर। जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तो इन्होंने बता दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो रेनू से बात करके हमको अच्छा लगा, और जो भी किसी के भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, रेनू उनका जरूर रिप्लाई करेंगे। और लास्ट में आप जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना हो तो अपनी तरफ से। हाँ सर, एक क्वेश्चन और है कि फियर ऑफ एग्जाम। जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे होता है कि कैसे होगा, मतलब जैसे जैसे पेपर जितना भी क्लोज आता है ना, वैसे वैसे हमारा डर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि मॉक टेस्ट लगाइए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना, तो आपको डीयू में ऐसा लगेगा कि
आपने जैसे एक टेस्ट दिया है, आपको वो पेपर की तरह लगेगा ही नहीं। जितने भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपको पेपर मतलब आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप पेपर दे रहे हो। आप एक काम कीजिए, ये मेरी ओर से लास्ट टिप है कि डीयू के अगर आपका 1 महीना है प्रिपेयर करने के लिए या 2 महीने हैं, लास्ट में क्या कीजिए कि जिस टाइम पे आपका डीयू का एग्जाम होता है ना, जैसे 2:30 से 5:30 तक होता है, तो उसी टाइम में 2 आवर्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसी टाइम में बैठ जाइए जिस टाइम में आपका एग्जाम होना है, और उस टाइम में बैठ के आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने से आपको पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप पेपर में बैठे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट मुझे एक टेस्ट और देना है, जहां मैंने 30 टेस्ट दिए, वहां मुझे 31st टेस्ट और देना है, और आपका फियर ऑफ एग्जाम अपने आप भाग जाएगा। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, जितने ज्यादा आपका फॉर्मूला रिवीजन होगा, तो बहुत अच्छा आपकी वो पेपर में हेल्प करेगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और ऐसे ही मैंने डीयू के लिए प्रिपेयर किया था। बट मैं अब और प्रिपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक इंसान कभी भी, वो कहते हैं ना, फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ अपनी गलतियां सुधारनी होती हैं। तो मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की थी, और मिस्टेक्स वही बता सकता है जिसने मिस्टेक्स की हुई होती हैं। तो मैं आप सबको अवेयर कर रही हूँ पहले ही, कि अगर आपको, सबसे पहले तो आप फाइनल में डिसाइड कर लीजिए, आप अपना फाइनल डिसीजन ले लीजिए कि हाँ आपको यहाँ जाना है और आपको इसका एंट्रेंस देना है, ठीक है, और उसी को क्लियर करिए, आप उसमें जी जान मेहनत लगाइए। ये था आप सबके लिए मेरी ओर से थोड़ा सा। आप सबको अच्छा लगा हो, कोई पॉइंट गलत हो गया हो, तो उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़ के इतनी बातें की। और आप आगे हमको कोई लगेगा कि डाउट्स हैं, कुछ पूछना होगा, तो हम आपसे फिर से रूबरू हो जाएंगे। और जिनको भी जो भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, रेनू उनका जरूर रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।